नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज। दोस्तों, तारीख थी 29 जुलाई 2014 की और जगह थी श्रीनगर। ईद की नमाज के फौरन बाद श्रीनगर में अलग अलग जगहों पर युवक सड़कों पर उतरकर सुरक्षा बलों के खिलाफ पत्थरबाजी करने लगते हैं। यूं तो उस दौर में श्रीनगर की सड़कों पर पत्थरबाजी होना कोई नई बात नहीं थी। अक्सर जुमे की नमाज के बाद यह नज़ारा वहां पर देखा जाता था। लेकिन उस दिन वो पत्थरबाजी कश्मीर की कथित आज़ादी के नाम पर नहीं, बल्कि गाजा के मुद्दे पर इजराइल के खिलाफ की गई थी। इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में कुछ फिलिस्तीनी बेघर हो गए थे और इसी को लेकर श्रीनगर की सड़कों पर खूब बवाल काटा गया। फिलिस्तीन के मुद्दे पर श्रीनगर में हुई ये कोई पहली पत्थरबाजी नहीं थी और ना ही आखिरी। जब भी इजरायली बमबारी में फिलिस्तीनी मारे जाते हैं या बेघर होते हैं तो श्रीनगर में उनके समर्थन में ऐसा ही विरोध प्रदर्शन होता है। आखिरी बार ऐसा 15 मई 2021 को हुआ था। दोस्तों, जब भी फिलिस्तीनियों के समर्थन में उनके बेघर होने के मुद्दे पर मैं श्रीनगर की सड़कों पर यह प्रदर्शन देखा करता था या आज भी कभी देखता हूं तो पहला सवाल जहन में यही आता है कि क्या पूरी दुनिया में इससे बड़ा विरोधाभास कुछ और हो सकता है। मतलब जिस कश्मीर में वहां के कश्मीरी पंडितों को ही 1990 में भगा दिया गया या फिर वो मारे गए, उनकी वापसी के लिए उनके पक्ष में श्रीनगर की सड़कों पर आज तक एक ऐसा प्रदर्शन नहीं देखा गया। उल्टा जब जब उनकी वापसी की बात उठाई गई, उनके लिए अलग बस्ती बनाने की बात की गई, तो वहां के राजनीतिक दलों से लेकर अलगाववादी संगठनों ने सबने रोड़े अटकाए। लेकिन वही कश्मीरी हर कुछ दिनों में इस बात के लिए फिक्रमंद हो जाते हैं कि इजराइल फिलिस्तीनियों को उनके घर से बेघर क्यों कर रहा है, उन्हें उजाड़ क्यों रहा है। क्या दुनिया में आपको इससे ज्यादा त्रासदीपूर्ण और बेशर्म मिसाल कहीं और देखने को मिलती है? अगर मिले तो मुझे फोन करके जरूर बताइएगा। और बेशर्मी का ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। आज इतने सालों बाद जब एक फिल्म के जरिए उनके विस्थापन या कत्लेआम का मुद्दा फिर से स्थापित हुआ है, दुनिया भर के लोगों तक उनकी तकलीफ पहुंची है, तब भी बजाय उसे स्वीकार करने के, अपनी गलती मानने के, एक वर्ग अब भी डिनायल मोड में जी रहा है। तर्कस से ऐसे हर तीर निकाले जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, जिससे साबित किया जा सके कि तो कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हुआ तो इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ जैसा कि फिल्म ने दिखाया, और अगर बड़े पैमाने पर भी हुआ तो कश्मीरियों ने नहीं किया, वो तो उस वक्त के राज्यपाल जगमोहन की बदमाशी थी, उस वक्त की केंद्र सरकार की गलती थी जो बीजेपी के समर्थन से चल रही थी, और आडवाणी उस वक्त रथ यात्रा निकाल रहे थे, इसलिए सब कुछ हुआ। मेरे लिए समझ पाना सच में बड़ा मुश्किल है कि कौम के साथ ज्यादती हुई है। ये बात कुछ लोगों के लिए स्वीकार कर पाना इतना मुश्किल क्यों है। 5 लाख लोग घर से भगाए गए, ये सच है। उनमें सैकड़ों उस दौरान मारे गए, ये भी सच है। ये 5 लाख लोग आज तक अपने घर नहीं जा पाए, ये भी सच है। तो उसे कबूल करने में दिक्कत क्या है? इन दलीलों के मायने क्या हैं कि उस दौरान केंद्र को बीजेपी सरकार समर्थन दे रही थी या आडवाणी यात्रा निकालने वाले थे? क्या इतने भर से एक पूरी की पूरी कौम अपने पुश्तैनी घर छोड़कर कभी भागती है? जब तक आपका पड़ोसी ना चाहे, आपके इलाके की पुलिस ना चाहे, आपका मुख्यमंत्री ना चाहे, आपके इलाके के आतंकी संगठन धमकी ना दे, तब तक क्या कोई इंसान केंद्र में त्रिशंकु सरकार की किसी सहयोगी पार्टी की अनजान चाल से घबराकर अपना घर छोड़ता है? ये बोलते वक्त भी मुझे हंसी आ रही है। ये कैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर है और ये कौन सा तर्कशास्त्र है जो गुजरात के दंगों के वक्त तो ये बताना नहीं भूलता कि उस वक्त राज्य में किसकी सरकार थी, लेकिन कश्मीर में पंडितों को भगाने के वक्त केंद्र सरकार के सहयोगी दल ढूंढने लगता है? क्या ऐसा कहने वालों को यह नहीं पता कि उस वक्त राज्य में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी? उस वक्त भारत के गृह मंत्री कश्मीर के ही मुफ्ती मोहम्मद सईद थे और उसी केंद्र सरकार को बीजेपी के साथ 54 सदस्यों वाला वाम मोर्चा भी अपना समर्थन दे रहा था। आप इल्जाम लगाते हैं कि एक तरफा कहानी दिखाकर डायरेक्टर लोगों की भावनाएं भड़का रहा है, वो कुछ लोगों की गलती के लिए एक पूरे समाज को विलेन बता रहा है। और जब आप ऐसा कहते हैं तो समझ नहीं आता कि मैं अपना सिर पीटूं या ताली। आप डायरेक्टर पर इल्जाम लगाते हैं कि वो सेलेक्टिव सच दिखाकर लोगों की भावनाएं भड़का रहा है। तो भाई, पिछले 7-8 सालों से आप क्या कर रहे हैं? इस देश में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं जो बाकी हिंदुस्तानियों की तरह हर रोज अपने काम धंधे पर निकलते हैं। दुकानदार हैं तो सामान बेचते हैं, नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पर जाते हैं, कहीं पर वो बॉस हैं तो कहीं पर मजदूर हैं। यही मुसलमान काम से घर आता है, बच्चों के साथ खेलता है, खाना खाता है, इधर उधर की कुछ बात करता है और टीवी देखकर सो जाता है। मगर आप क्या करते हैं? आप नफरत की 2-4 घटनाएं पकड़ते हैं, फिर महीनों उस पर एजेंडा चलाकर साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस देश में हर मुसलमान के साथ जुल्म ढाया जा रहा है, उसके कत्लेआम की तैयारी हो रही है, वो इतना खौफ में है कि वो अपने घर से नहीं निकल पा रहा और बेड के नीचे छिप गया है। और मैं पूछता हूं, जब आप अपने 2-4-5 लाख फॉलोअर्स के बीच इस तरह के ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं?
कि आप नफरत नहीं फैला रहे होते हैं, एजेंडा नहीं चला रहे होते हैं, बेशक चला रहे होते हैं। आप नहीं सोचते कि ऐसा करके मैं पूरी कौम में दहशत पैदा कर रहा हूं, उनके अंदर बहुसंख्यकों के खिलाफ जहर बो रहा हूं। अगर डायरेक्टर के पास फिल्म का मंच है तो आपके पास भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, और जब भी आप अपने मंच पर ऐसा दुष्प्रचार करते हैं तो उस देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं जिसने 47 में पाकिस्तान बनने के बाद सेकुलर बनना तय किया, जिसने अपने ही देश में अपने ही लोगों का पलायन होता देखने के बावजूद उसका कहीं पर बदला नहीं लिया, जिसके संविधान में हर किसी को अपने तौर पर जीने की छूट है, मगर आप अपने हर ट्वीट से, हर आर्टिकल से उसी समाज को बदनाम करते हैं। 2-4 घटनाओं को आगे रखकर उसे पूरे देश का चरित्र बताकर दुनिया भर में अपने ही देश की इज्जत उतारते हैं। अब बात कर रहे हैं कि फिल्म में अच्छे कश्मीरी मुस्लिम किरदार क्यों नहीं दिखाए गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया के हर समाज में सभ्य और उदार लोग होते हैं, लेकिन उस समाज का चरित्र इस बात से तय होता है कि वहां के उदारपंथियों ने वहां के कट्टरपंथियों को उनका एजेंडा पूरा करने से कैसे रोका। और जब 7 लाख कश्मीरी पंडित वहां से एक बार में भगा दिए गए और फिर 30 साल बाद भी वहां पर बसाए नहीं जा सके, तो इस बात के कोई मायने नहीं है कि उस दौरान 10 लोग क्या सोचते थे। बुरा माने या भला, मोटे तौर पर सच ये है कि कश्मीर का बहुसंख्यक समाज अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने, उन्हें सुरक्षित महसूस करवाने और उनकी वापसी का अभियान चलाने, उन्हें भरोसा दिलाने में नाकाम रहा है। लेकिन आपके लिए उस बहुसंख्यक वर्ग की नाकामी मायने नहीं रखती है, आपके लिए 5 लाख लोगों का दर्द मायने नहीं रखता है। आप पूरी फिल्म में दूरबीन लगाकर यह देखते हैं कि वो 2 अच्छे मुस्लिम किरदार कहां पर हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हैरानी है कि पानी की तरह साफ होने के बावजूद एक वर्ग सच्चाई देखने के लिए तैयार नहीं। शायद उसे लगता है कि अगर उसने भी बाकियों की तरह इस फिल्म को स्वीकार कर लिया, कश्मीरी पंडितों पर मुस्लिम आतंकियों के अत्याचार की बात कबूल कर ली, तो उससे राइट विंग को और शय मिल जाएगी, वो और खूंखार हो जाएगा। और सच में अगर यही आपकी सोच है तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं। सच और झूठ के बीच चुनाव करते वक्त इंसान ये नहीं सोचता कि अगर उसने सच चुन लिया तो उसका दुश्मन मजबूत हो जाएगा। सिर्फ अपने दुश्मन की मजबूती के बारे में सोचकर क्या हम लाखों लोगों के साथ हुए जुल्म के खिलाफ आंखें मूंद लें? अगर ऐसा है तो फिर सारी बहस ही खत्म हो गई, चर्चा की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। ऐसे लोगों का हिसाब वक्त खुद कर देगा और हमें उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अंत में इतना जरूर कहूंगा कि दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं जिसने गलतियां ना की हो, जिसका दागदार अतीत ना रहा हो, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि बिना किसी की परवाह किए सच को स्वीकार करना, गलतियां मानना। दोस्तों, कुछ साल पहले सीरिया में जब हालात बिगड़े और वहां के शरणार्थी पूरे यूरोप में गए, पर क्या आप जानते हैं कि किस यूरोपीय देश ने वहां के लोगों का खुले दिल से स्वागत किया? शरणार्थियों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, जितने चाहे उतने आ सकते हैं। और कौन सा वो देश था? वो देश था जर्मनी। और जानते हैं ऐसा क्यों था? क्योंकि एक देश के तौर पर जर्मनी की आत्मा पर आज भी हिटलर की ज्यादतियों का बोझ है। एक देश के तौर पर आज भी वो यहूदियों पर ढाए गए जुल्म की ग्लानि महसूस करता है। और यही शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, ग्लानि, गिल्ट। और यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों पर 32 साल पहले जुल्म ढाए, क्या उनमें वो ग्लानि है? क्या उनकी आत्मा उन्हें कचोटती है? क्या वो भी अपनी गलतियां सुधारने के लिए बेकरार हैं? और शायद आपका अंदाजा उतना ही सही है जितना मेरा, शायद नहीं।